हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो एग्ज़ाम आने वाला है वो पेट का एग्ज़ाम है 28-29 तारीख को। आप सभी लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर डालिए और अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए उसको, जिससे कि याद हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर जो होता है वो जो अगर सही से नहीं याद होगा तो वो भूल जाओगे आप। तो दोस्तों, एक तो ये बात बतानी थी, 28-29 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके लिए सभी लोग आप तैयार हो जाइए। और एक बात एक है, जो बहुत लोग कह रहे थे कि OTR समस्या आ रही है, तो वाकई बात OTR समस्या आ रही है। हमने कल रात में भी किया लेकिन OTR नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस पे बता रहे आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, इस पे काम चल रहा है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपना ट्राई करते रहें, जिसका भी हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो घबराइए मत, हो जाएगा ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की बात करते थे। तो अभी तक हमने लगभग संविधान के भाग 4 कंप्लीट कर दिए हैं। भाग 5 भी कंप्लीट कर दिया था, लेकिन 5 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे थे। मैंने विस्तार से चर्चा इनके बाद में करूंगा, पहले हम आपको अनुच्छेद के बारे में बता दें, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा। अभी CGA पढ़ा, CAG पढ़ा, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पढ़ा। फिर इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हमारा टॉपिक संसद था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान के अनुच्छेद है उनके बारे में बात करें, उसका विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हमारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में। पहला हमारा अनुच्छेद जो है ये भाग 5 संघ संघ, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमें पढ़ना। जबकि मैंने आपको CAG करा दिया, जबकि वो अनुच्छेद 148 में आता है। क्लियर। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला अनुच्छेद 74 आता है। 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, SI में 2-3 बार आ चुका है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में की जाएगी, ठीक है। तो हमने अनुच्छेद 75 नहीं लिखा, ठीक है, इसी में हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह देगी राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करने के लिए, और 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर। अब क्षेत्र की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र में आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इस समय भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है आप बताइएगा, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है उसमें अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्या इसके कार्य होते हैं, किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है और क्या इसका कार्यकाल होता है। और कार्यकाल इसका संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन एक अनुच्छेद 1971 अधिनियम आया था, जो इसी महान्यायवादी अधिनियम के आधार पर उसके कार्यकाल शपथ का प्रावधान किया गया था, ठीक। अब अनुच्छेद 79 बात करते हैं। 79 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद का गठन है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन है। और संसद में कौन कौन आता है? आपकी राज्यसभा आती है और आपकी लोकसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो हमारा आज टॉपिक क्या था? राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, और 80 में क्या है? आपकी राज्यसभा है, 81 में लोकसभा, 52 में आपका राष्ट्रपति है। कभी कभी ये पूछ लेता संसद का इनमें से कौन सा अंग है या नहीं है। तो याद के लिए 3 अंग हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है और आपका राष्ट्रपति है। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के जो सत्र या सत्रावसान और विघटन की जो प्रक्रिया दे रखी है वो अनुच्छेद 85 में दे रखा है। किस प्रकार से सत्र का सत्रावसान बुलाए जाएंगे और किस प्रकार से उनका विघटन किया जाएगा, एक इसमें अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 85 में है, ठीक। किसका? सत्र का सत्रावसान या विघटन। अब अनुच्छेद 88 की बात करते हैं। 88 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने का भाग। जैसे अगर कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य हो, वो क्या है, चाहे सदस्य हो या मंत्री हो या महान्यायवादी, तो उसे बोलने का अधिकार तो दे रखा है अनुच्छेद 88 में, लेकिन उसे मत ना देने का अधिकार दे रखा है कि आप मत नहीं दे सकते हो, लेकिन आप अगर कोई भी विचार रखते हो किसी भी समिति में, किसी भी बैठक में, तो आप उसमें बोल सकते हो, ये आपको अधिकार है, ठीक है। बोलने का अधिकार तो दे रखा है अनुच्छेद 88 में, लेकिन मत ना देना, वोट ना करने का अधिकार नहीं दे रखा है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 89 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति। अब सभापति कौन होता है ये आप बताइएगा। सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उपसभापति कौन होता है? वो बताइएगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपसभापति कौन होता है? ये अनुच्छेद 89 में है। ठीक है, अनुच्छेद 89 में। आज आप बताइएगा कमेंट करके कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है और उपसभापति कौन है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क दे रखा है। क्लियर। अब बात करते हैं 93 में। 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 93 में क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन किया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति क्या होगा? अनुच्छेद 93 में होगा। वर्तमान समय में कौन है? ओम बिड़ला है। और उपाध्यक्ष कौन है? एम थुम्बी दुरई है। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला, अब ये राजस्थान के कोटा से ओम बिड़ला जो है, ये पूछा गया। ओम बिड़ला जो है ये कहाँ से सांसद हैं? कोटा से, राजस्थान के कोटा से क्या है? ये सांसद है। कौन? ओम बिड़ला। अब किस क्रम के हैं ये बताइएगा, किस क्रम के हैं ये बताइएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 102 में क्या है? संसद के जो भी सदस्य होंगे उनकी निरर्हताओं या योग्यताओं का उल्लेख किया रखा है अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 102 में कि संसद बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, ये लाभ का पद नहीं, ये सारी विशेषताएं जो है अनुच्छेद 102 में उल्लेख कर रखा है। ठीक। अब अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक जो का प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में अभी तक 3 बार क्या कर चुका है? संयुक्त बैठक हो चुकी है। कब कब हुई थी वो आपको हम विस्तार से बताएंगे, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 108 में क्या? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जैसे कोई एक सदन अगर कोई विधेयक पारित कर देता है, दूसरा उससे सहमत नहीं होता है, तो दोनों सदनों को राष्ट्रपति करता है, बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो करता है। क्लियर, ये तो हो गया 108। अब 109 में क्या है? तो ये 108 102 भी याद रखिएगा। 109 में क्या है? धन विधेयकों के संबंध में और विशेष प्रक्रिया कि धन विधेयक किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाएंगे, उनकी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 109 में। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और किसमें ये सबसे पहले किस सदन में इसको पारित किया जाएगा। ठीक है, और ये याद रखिए कि जो धन विधेयक होता है हमेशा लोकसभा में पहले आता है, हमेशा लोकसभा में पहले आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? कोई भी अगर विधेयक आता है, कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को ये पावर दे रखी है, वो उसको स्वीकृति देगा। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, जब स्वीकृति देता है उसके बाद ही विधेयक लाया जाता है। ठीक, पहले उसकी क्या होती है? स्वीकृति होती है। फिर 111 में वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, संविधान में कहीं भी किसी विभाग में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुसूची में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दे रखा है, जिसे साधारण भाषा में बजट कहते हैं, जिसे साधारण भाषा में बजट कहते हैं। तो आपको हम ये बताएंगे सर्वप्रथम किसने बजट पेश किया और भारत में ऐसा कौन सा सदस्य जिसने सर्वाधिक बार पेश किया बजट, और राज्यसभा का सदस्य होते भी उसने बजट पास किया। ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे जब इनके अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अब ये लगभग अब थोड़े दिन और चलेगा, फिर ये हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपका दूसरा सब्जेक्ट जो भूगोल है वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उल्लेख कर रखा है कि हिंदी या अंग्रेजी में क्या होगा? कार्य किया जाएगा। संसद में जो भी कार्य होगा वो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, ये अनुच्छेद 120 में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब जो कोई भी सदन में उसमें नहीं होगा तब अध्यादेश लाना अगर जरूरी होता है तो राष्ट्रपति किसके? अनुच्छेद 123 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये उसको पावर है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति करता है, इसी अनुसार 213 में 123 का उल्टा कर दीजिए, 213 में क्या होगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक, फिर उसको पावर है। अब अनुच्छेद 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक, अनुच्छेद 127 में क्या है? एक तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायमूर्तियों के लिए। जैसे
किसी भी न्यायालय में अगर न्यायमूर्ति कम होते हैं तो उनको कुछ समय के लिए एडॉप पर रखा जाता है या तदर्थ समय के लिए उनको न्यायमूर्तियों को नियुक्त किया जाता है। अब आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं या हाई कोर्ट में? तो इनका सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं होते। ये अभी आपको हम विस्तार से बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। जो भी उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा वो उसे एक अभिलेख के तौर पर रख लेता है। उसको भविष्य में हो सकता कि उसके आधार पर कोई भी अगर निर्णय आता है तो वो दे सकें, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय इसलिए कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के बाद आप कहीं भी रिट या वो जारी नहीं करें, उच्चतम न्यायालय ही जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 143 में। 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय में क्या है? परामर्श राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद क्या है? 143 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श प्राप्त करेगा, उसको ये सलाह देगा। राष्ट्रपति जो को सलाह कौन दे देगा? अगर वो लेना चाहता है और वो देना चाहता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श या सलाह, किसको? राष्ट्रपति को। और आपको पता है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में क्या है? कैग, हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी, अनुच्छेद 148। तो ये तो हमारे अनुच्छेद, अगर बात करें तो भाग 5 अनुच्छेद जो संघ से संबंधित है 52 से 151 तक अनुच्छेद महत्वपूर्ण होगा। अब इनको विस्तार से हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक हमारे अनुच्छेद 75 या 76 प्रधानमंत्री तक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। सीएजी हमने पढ़ा दिया था, सीजीए भी पढ़ा दिया था। अब उसके बाद हम संसद शुरू करें, उसके बाद हम संसद शुरू करें। तो दोस्तों जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है सब लोग आप लोग रिविजन करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और अधिक से अधिक नंबर लाइए। हाँ तो दोस्तों हमने कहा था आपसे कि हमने संसद जो टॉपिक था वो शुरू करना था। तो संसद में क्या क्या आता है? आपका राज्यसभा आता है, लोकसभा आती है और आपका राष्ट्रपति आता है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, जो अनुच्छेद 80 में जिसका उल्लेख है। देखिए संसद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 79 में, 79 में अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का उल्लेख है कि एक संसद होगी, ठीक। 80 में क्या होगा? एक राज्यसभा होगी। फिर 81 में लोकसभा होगी और 52 में राष्ट्रपति हो। ये संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। तो ये याद रखिए, कभी कभी तो यही पूछ लेता है, ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा है या नहीं है, तो आप लगा दीजिए, ठीक। अब बात करते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 379 की बात कर लीजिए। अनुच्छेद 379 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंतरिम संसद का उल्लेख किया गया था। संसद शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई उसमें इसके बारे में बताया गया। तो अंतरिम संसद का उल्लेख जो है किसमें? अनुच्छेद 379 में है। और इसमें कहा गया था कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। कौन? संविधान सभा जो बनी थी वो क्या करेगी? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। कौन? संविधान सभा। क्लियर। अब इसके बाद 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी लगातार, ठीक। 17 नवंबर 1947 से, कब से? 17 नवंबर 1947 से लगातार कार्य कर रही थी अंतरिम संसद के रूप में। और जब पहला इलेक्शन हुआ 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952, इसके समय अंतराल में क्या हुआ? पहली बार इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुए प्रथम बार। और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। कब पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, ठीक। अब इस बैठक में क्या हुआ था कि मंत्रिपरिषद जो है प्रथम आम चुनाव हो गए, ठीक है। इसमें क्या है? 13 मई 1952 को पहली बैठक हो गई, ठीक। तो ये तो हमने संसद शब्द के बारे में पढ़ा आपको। 379 में अंतरिम संसद का उल्लेख है और अंतिम संसद के रूप में कौन कार्य करेगा? संविधान सभा। 17 नवंबर 1947 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और जब इलेक्शन हो गए 25 अक्टूबर, आज के ही दिन था, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य क्या हुए? चुनाव हुए। उसके बाद जो पहली बैठक हुई वो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। क्लियर। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में अगर बात करें राज्यसभा की तो इसका राज्यसभा में पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है कि काउंसिल ऑफ, राज्यसभा का पहले का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, राज्यों की परिषद। फिर 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा इसको नाम दिया गया। कब? 23 अगस्त 1954 से, ठीक भाई। प्रथम आम चुनाव 13 मई 1952 को हुए थे, लेकिन राज्यसभा का नाम कब दिया गया था? 23 अगस्त
1954 को। ठीक, उससे पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जानी जाती थी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 84। चलिए पहले अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 80 में कितने सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य कितने होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों से कितने होंगे, राज्यों से कितने होंगे, ये सब उल्लेख किया गया। देखिए तो अनुच्छेद 80 में क्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी। कितनी होगी, 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। अब राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों से 238 सांसद नियुक्त किए गए राज्यसभा सांसद, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर किए जाएंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, 12 को सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। क्लियर। अब देखिए अब वो 12 सदस्य होंगे काहे से, वो होंगे आपके साहित्य से, विज्ञान से, कला, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र से क्या होगा, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यसभा में। ठीक है। और राष्ट्रपति का यह स्वविवेक नहीं है, याद रखिए, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से इन लोगों को मनोनीत नहीं करता है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है। और यह मामला जो है, यह मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस मंत्रालय के अधीन आ जाते हैं, वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 84 में क्या है, राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखी है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताएं अनुच्छेद 84 में है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक है तो सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कोई भी पद हो संवैधानिक पद, उसके लिए भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 3 में शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख है इसके। ठीक, सभी का है। फिर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए। और अन्य सभी योग्यताएं जो हैं निर्धारण कौन करेगी, संसद करे। अगर कोई भी संसद को ये लगती है कि ये योग्यता होनी चाहिए, तो उस पर निर्धारण संसद करेगी। ठीक है। तो देखिए राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। यह प्रक्रिया कब से कब तक चली थी, यह 1950 से 2003 तक चली थी। ठीक है, कि राज्यसभा का जो अगर नियुक्त किए जाएंगे तो निवासी होना, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक, तक प्रावधान है। लेकिन यह जो निवासी वाला प्रावधान था यह 2003 में समाप्त कर दिया गया। 2003 में समाप्त कर दिया गया। आप किसी भी राज्य के निवासी हो तो आपको राज्यसभा सांसद नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।